Good evening everyone. In this video we will study about French Revolution. French Revolution. This is the first chapter of class 9th, chapter number first and chapter name is French Revolution. एक ही वीडियो में हम लोग पूरे फुल चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे. जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स है उसको डिटेल में समझेंगे. ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है बच्चों, एक ही वीडियोज़ में पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो आप लोग वीडियोज़ को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखेंगे. आइए देखते हैं. सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे बच्चों, फ्रेंच का रिलेशन जो है फ्रांस कंट्री से है. ठीक है, जिसकी कैपिटल कहाँ है बच्चों, पेरिस है. और हम लोग यहाँ मीनिंग समझेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन. देन यू कैन से द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेवोल्यूशन इज चेंजिंग और यू कैन से चेंजेज. आपको पता है रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों. बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन से चली आ रही कोई पॉलिटिकल सेटअप को बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको चेंज करने की जो कोशिश करी जाती है उसी को बोलते हैं रेवोल्यूशन. ठीक है बच्चों, मीन्स क्या है और लॉन्ग ड्यूरेशन से चली आ रही जो पॉलिटिकल सेटअप है बच्चों, उस पॉलिटिकल सेटअप को बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में जो चेंज करने की कोशिश करी जाती है उसी को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे द जर्नी फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक. फ्रांस में पहले होता है बच्चों मोनार्की सिस्टम और इन लास्ट वहाँ पे आप देखोगे कि रिपब्लिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द जर्नी फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक. जर्नी फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, द जर्नी फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे एक न्यू मोनार्की समझ रहे हो बच्चों कि यहाँ पे जो किंग का रूल होता है. ठीक है, मोनार्की कैसा सिस्टम है जहाँ पे जो रूल होता है बच्चों वो किंग का होता है, मोनार्क का होता है. रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ठीक है, रिपब्लिक का मीनिंग होता है बच्चों हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड बॉडी. मीन्स रिपब्लिक मीन्स होता है बच्चों कि जो हेड होगा वो एक इलेक्टेड बॉडी होगा, इलेक्टेड हेड होगा. जो हेड होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा. मीन्स रिपब्लिक मीन्स क्या होगा कि हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड बॉडी. उसी को क्या कहते हैं, उसी को रिपब्लिक कहते हैं. ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं. यू नो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग को 3 तरह के इसमें आप बोल सकते हो टाइम ड्यूरेशन या फिर उसको पढ़ने होंगे. पहले तो प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले फ्रांस की सिचुएशन कैसी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस दिन हुआ उस दिन क्या क्या इंसिडेंट हुआ, एंड पास्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे क्या क्या चेंजेज हो गए बच्चों, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे. मीन्स आप 3 तरह से आप अभी इसको समझोगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के पहले वहाँ का क्या सिचुएशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिस दिन हुआ जो समय था 14 जुलाई 1789, उस दिन की यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, क्या इंसिडेंट हुआ, और वहाँ पे जब रेवोल्यूशन हो गया देन आफ्टर वहाँ पे क्या क्या चेंजेज हुए बच्चों, वो चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन. FR मीन्स आप समझ जाओगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को लिखा गया है. फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले की सिचुएशन वहाँ पे क्या थी. ठीक है बच्चों,
तो 1774 की मैं बात कह लूँ तो बच्चों जो फ्रांस था ना, वो फ्रांस बैंकरप्ट होना स्टार्ट हो गया था, बैंकरप्ट होना स्टार्ट हो गया था बच्चों, जिसको हिंदी में कंगाल कहते हैं। जब ट्रेजरी इम्पटी होने लग जाती है उसी को कहते हैं बैंकरप्ट। तो 1774 से फ्रांस बैंकरप्ट होना स्टार्ट हो चुका था। आखिर इसके पीछे सिचुएशन क्या थी, क्यों स्टार्ट हो गया था, वहाँ की ट्रेजरी इम्पटी होना क्यों स्टार्ट हो चुकी थी? तो उसके पीछे रीज़न था बच्चों वॉर करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर आती है, और जब कोई भी कंट्री वॉर करेगा तो उसकी ट्रेजरी ऑफकोर्स इम्पटी होगी ही होगी। उसका नंबर बी रीज़न था बच्चों मेंटेनेंस ऑफ वर्साइल पैलेस, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल। जो वर्साइल पैलेस था जहाँ पे किंग रहता था, उसको मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर आते थे, बहुत ही ज़्यादा क्या आता था, खर्च आता था। हेल्पिंग अमेरिकन कॉलोनीज, हेल्पिंग अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम, हेल्पिंग अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम गेटिंग इंडिपेंडेंस। अमेरिका के कुछ कॉलोनीज को बच्चों ब्रिटेन ने क्या कर रहा था, वहाँ पे कॉलोनीज बना के रखा हुआ था, ठीक है, उसको स्लेव्ड करके रखा हुआ था, जिसको इंडिपेंडेंस करने के लिए बच्चों जो फ्रांस है वो अमेरिका को हेल्प करता है। हेल्प का मीनिंग क्या हुआ बच्चों की, इनडायरेक्टली वो यहाँ पे मनी के रिगार्डिंग बात चल रही है, ठीक है। तो जब भी अगर हम किसी को हेल्प कर रहे हैं देन हमारे ट्रेजरी ज़रूर ही इम्पटी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रांस ने लोन ले रखा था उसको 10% पर एनम के फॉर्म में रिटर्न करना पड़ रहा था। तो फोर्थ रीज़न था बच्चों रिटर्न्स ऑफ लोन्स एट द रेट 10% पर एनम। एनुअली उसको 10% के इंटरेस्ट पे उसको जो लोन लिया था उसके इंटरेस्ट के साथ उसको पे करने पड़ रहे थे, ठीक है बच्चों। और भी मिसलेनियस रीज़न है, जैसे किंग को उसके अंडर में जो भी वर्क करता है उसको क्या देने पड़ते हैं, पेमेंट देना पड़ता है, रोड बनवाना पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारे खर्च है जिसको आप बोल सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। तो ये रीज़न था बच्चों जो जिसकी वजह से फ्रांस 1774 से फ्रांस जो है बच्चों बैंकरप्ट होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, उसके बाद आप देखोगे बच्चों थोड़ा सा वहाँ का सिचुएशन समझ लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के पहले की सिचुएशन समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो फ्रांस की जो बच्चों सोसाइटी थी, जो फ्रांस की सोसाइटी थी, सोसाइटी ऑफ फ्रांस, सोसाइटी ऑफ फ्रांस, वो 3 पार्ट में बच्चों सोसाइटी ऑफ फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड था। नंबर 1 आप बोल सकते हो चर्च, जिसको आप बोलते हैं क्लर्जी, द मेंबर ऑफ चर्च उसको बोलेंगे क्लर्जी, ठीक है। जो किंग और मिनिस्टर्स थे बच्चों, किंग और मिनिस्टर्स जिस कैटेगरी में आते थे उसको बोलते थे नोबिलिटीज। क्या बोलते थे उसको बोलते थे नोबिलिटीज। और जो थर्ड जो सोसाइटी था उनको बोलते थे कॉमन पीपल। क्या बोलते थे बच्चों, कॉमन पीपल। तो ये आते थे फर्स्ट स्टेट में, क्लर्जी मिनिस्टर्स आते थे और किंग आते थे सेकंड स्टेट में, और जो कॉमन पीपल थे बच्चों वो थर्ड स्टेट के पार्ट थे, थर्ड स्टेट में आते थे, ठीक है। याद रखेंगे बच्चों, फ्रांस में जितना भी प्रॉपर्टीज बोल लो या फिर लैंड बोल लो वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास
पूरे प्रॉपर्टीज़ का जो 60% लैंड था या प्रॉपर्टीज़ कह लो, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास था। ठीक है, सिर्फ 40% जो प्रॉपर्टीज़ था बच्चों वो था थर्ड स्टेट पीपुल के पास, जिसको आप कॉमन पीपुल बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन की, तो इनका जो कॉमन पीपुल का पॉपुलेशन था वो था बच्चों 90% और इनका पॉपुलेशन था बच्चों 10%। ठीक है, इनका पॉपुलेशन था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की बात कर ले तो 10%, और इसका जो पॉपुलेशन है कॉमन पीपुल का, वो पॉपुलेशन था बच्चों 90%। ये था वहाँ की सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। सोसाइटी ऑफ फ्रांस, तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी बच्चों वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ठीक है, पहला था बच्चों फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट दूसरा, एंड थर्ड स्टेट था तीसरा। फर्स्ट स्टेट में आते थे बच्चों चर्च के लोग, जिसको क्लर्जी बोलते थे। सेकंड स्टेट में आते थे किंग और मिनिस्टर्स, जिसको बोलते थे नोबिलिटीज, और थर्ड स्टेट में आते थे बच्चों कॉमन पीपल। फ्रांस में जितना भी बच्चों प्रॉपर्टीज़ था उसका 60% प्रॉपर्टीज़ था बच्चों फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पीपल के पास, और 40% जो प्रॉपर्टीज़ था वो था कॉमन पीपल के पास। पॉपुलेशन इनका था 10% और इनका था 90%। ठीक है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये था वहाँ का बच्चों सोसाइटी। ठीक है, अब आइए हम लोग वहाँ के टैक्सेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं टैक्सेस के बारे में समझते हैं। फ्रांस में जो पीपुल थे बच्चों वो 2 तरह के, फ्रांस का जो थर्ड स्टेट पीपुल था, आइए बताते हैं टैक्सेस भी कौन देते थे। फ्रांस का जो टैक्सेस था बच्चों वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड था। पहले को बोलते थे बच्चों टाइल और दूसरे को बोलते थे टीथे। टाइल को डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता था और इसको बोलते थे इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो टैक्स था बच्चों वो किंग को पे किया जाता था और ये पे किया जाता था बच्चों चर्च को। ठीक है बच्चों, ये दोनों तरह का जो टैक्सेस था बच्चों वो कॉमन पीपुल ही सिर्फ पे करते थे। कौन पे करता था? तो सिर्फ कॉमन पीपुल, मीन्स थर्ड स्टेट। आपको पता है ये जो टैक्सेस था वो तो फिक्स था। ये जो आप टैक्सेस देख रहे हो टीथे, ये फिक्स था, प्रोडक्शन का 1/10 देना था। बट ये टैक्सेस जो था बच्चों वो फिक्स नहीं था। जब जब किंग को मन करेगा तब तक वो मीटिंग को बुला करके और ये टैक्सेस को क्या करता था, इंक्रीज करवा देता था। आखिर उसको टैक्सेस मिलेगी तभी तो उसके ट्रेजरी फुलफिल होंगे, है कि नहीं? तो कैसे क्या करता था बच्चों टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए? ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि जो दोनों टैक्सेस थी फ्रांस में वो कॉमन पीपुल ही सिर्फ पे करते थे और कोई भी उस टैक्सेस को पे नहीं करता था। ये टैक्सेस फिक्स था, बट ये जो टाइल टैक्सेस था वो किंग के ऊपर डिपेंड करता था, मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता था कि जब जब मीटिंग बुलाई जाती थी तब तक टैक्सेस क्या कर दी जाती थी, इंक्रीज कर दी जाती थी। जिस टैक्सेस का नाम क्या था बच्चों? टाइल नाम था। आइए देखते हैं। ये जो आप टैक्सेस देख रहे हो, टैक्सेस हमेशा क्या होते रहती थी? ये टैक्सेस इम्पोज होते रहती थी, बढ़ती रहती थी। और इम्पोज करने का पावर किसके पास था? इम्पोज करने का जो पावर था वो किंग के पास नहीं था। किसके पास था पावर? नॉट विद किंग। तो किसके पास था बच्चों? किसके पास था? एक मीटिंग होती थी, स्टेट जनरल मीटिंग। ठीक है बच्चों, और इसी मीटिंग में डिसाइड होता था कि टैक्सेस बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है।
और ये जो मीटिंग बुलाने का पावर था, मीटिंग को कॉल करने का जो पावर था बच्चों, वो था किंग के पास। टैक्सेस बढ़ाने के लिए जो मीटिंग बुलाया जाता था वो किंग बुलाता था, और ये पावर जो था वो किंग के पास पावर था। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। तो जो टाल टैक्सेस था बच्चों वो हमेशा बढ़ता था। ठीक है, जब जब वहाँ के किंग को नीड पड़ती थी तब तब वो टैक्सेस क्या करता था, इंक्रीज करता था। ये टैक्सेस क्या थी, फिक्स थी। टीथे जो टैक्स था वो चर्च को पे किया जाता था, टाइल टैक्सेस किंग को पे किया जाता था। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या होता है 14 जुलाई 1789 के दिन? 14 जुलाई 1789 के दिन क्या होता है, आइए देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, when did the French Revolution started? And the date was 14 July 1789. When did the when did the French Revolution started? When did the French Revolution started? The date was 14 July 1789. ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पे 14 जुलाई 1789 के दिन, जिस दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों उस समय वहाँ का किंग कौन था। किंग था लुइस 16। कौन किंग था बच्चों? लुइस 16। ठीक है, जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो बिलोंग करता था बर्बन फैमिली से। किस फैमिली से बिलोंग करता था? बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, और इसकी वाइफ का नाम था बच्चों मैरी एंटोन। क्या नाम था? उसकी वाइफ का नाम था बच्चों मैरी एंटोन। ये इसकी वाइफ थी लुइस 16 की। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती थी बच्चों? तो ये बिलोंग करती थी ऑस्ट्रिया से। कहाँ से बिलोंग करती थी? ऑस्ट्रिया से। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल कहाँ है बच्चों? तो इसकी जो कैपिटल है वो है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल कहाँ है बच्चों? वियना है। अब आइए देखते हैं 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ, आइए देखते हैं। 14 जुलाई 1789 के दिन जो इंसिडेंट हुआ वो कैसे क्या हुआ, ये देखते हैं। क्या होता है बच्चों, 7000 पीपल गैदर्ड हो जाते हैं नियर टाउन हॉल। 7000 पीपल गैदर्ड हो जाते हैं बच्चों। 7000 पीपल गैदर्ड हो जाते हैं नियर टाउन हॉल। नियर टाउन हॉल। ठीक है बच्चों, और अपनी डिमांड को रखने लगते हैं। ठीक है, कि इतने ज़्यादा टैक्सेस अब हम पे नहीं कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, हम चेंजेस चाहते हैं फ्रांस की सोसाइटी में। जो भी उनका डिमांड था वो यहाँ पे रखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका कोई भी बात लुइस 16 नहीं सुनता है। देन ये क्या करते हैं बच्चों, बेस्टाइल पे अटैक कर देते हैं। बेस्टाइल क्या था, तो ये वहाँ का जेल था। क्या था बच्चों? जेल था। ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, स्टॉर्म कर देते हैं, जिसको आप अटैक बोल सकते हो। ठीक है, और बेस्टाइल जेल पर अटैक करके यहाँ से जितने भी आर्म्स एंड अम्युनिशन था बच्चों, आर्म्स एंड अम्युनिशन था, जितने भी आर्म्स एंड अम्युनिशन था, ये सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देन इसका रिज़ल्ट क्या होता है, बेस्टाइल जेल में जितने भी प्रिजनर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज्ड हो जाते हैं।
जितने भी प्रिजनर्स थे वो क्या होते हैं बच्चों, रिलीज्ड हो जाते हैं। ये था इंसिडेंट 14 जुलाई 1789 के दिन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है? देख लीजिए एक बार, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आइए देखते हैं कैसे वहाँ पे टैक्सेस को इंक्रीज करी जाती थी। ठीक है, आइए देखते हैं। जब भी टाइल जो टैक्सेस था बच्चों, अगर उसको क्या करना होता था, इंक्रीज करना होता था, जब जब टैक्सेस इम्पोजिशन की बात आती थी, जब जब टैक्सेस इम्पोजिशन की बात आती थी बच्चों, तब क्या होता था, मीटिंग बुलाई जाती थी। कैसा मीटिंग बुलाई जाती थी बच्चों? स्टेट जनरल मीटिंग। स्टेट जनरल मीटिंग बुलाई जाती थी। ठीक है, जिसमें 3 तरह के मेंबर होते थे। फर्स्ट स्टेट, पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट स्टेट में जो क्लर्जी थे, क्लर्जी के 300 मेंबर रहते थे। नोबिलिटीज के भी, किंग और मिनिस्टर्स के भी 300 मेंबर रहते थे और कॉमन पीपल के 600 मेंबर रहते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या था बच्चों कि 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट वाली क्राइटेरिया नहीं थी। आखिर क्या था यहाँ पे, 1 स्टेट इज इक्वल टू ESTAT, 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट वाली यहाँ पे क्या थी, क्राइटेरिया थी। तो इनको तो कभी टैक्सेस देना नहीं होता था, तो ये टैक्सेस देने के फेवर में बात करते थे। तो ये फर्स्ट स्टेट थे, तो इतने मेंबर है लेकिन उनकी वोट की काउंटिंग 1 ही होगी, तो ये हमेशा टैक्सेस देने के फेवर में बात करेंगे, क्योंकि ये तो है भाई चर्च के मेंबर। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटीज़ आते, तो ये इनकी भी वोट 1 काउंट हो जाती थी। तो इनके वोट कितने हो गए, 2, और ये लोग कितना भी वोट करेगा, 600 ही क्यों नहीं है, लेकिन इनके भी वोट की काउंटिंग क्या होगी, 1 होगी। तो 2 हमेशा 1 से बड़ा हो जाता था और टैक्सेज हमेशा क्या हो जाते थे, इंक्रीज हो जाते थे। क्या हो जाते थे बाबू, टैक्सेज हमेशा क्या हो जाते थे, इंक्रीज हो जाते थे। तो पैटर्न ये लोग क्या फॉलो करते थे, ये लोग पैटर्न फॉलो करते थे 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट वाली पैटर्न फॉलो करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक मीटिंग जो बुलाई जाती है बच्चों, वो बुलाई जाती है 5 मई 1789 के दिन बुलाई जाती है। ठीक है, इसी में ये जो थर्ड स्टेट पीपुल है ना, वो डिमांड करते हैं कि 1 मेंबर शुड इक्वल टू 1 वोट। ये लोग ऐसे डिमांड करते हैं कि 1 मेंबर 1 वोट होना चाहिए, ना कि 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट। ये इसका डिमांड था बच्चों। तो ये जो डिमांड था, वो डिमांड किसका था, थर्ड स्टेट लोगों का डिमांड था। किसका डिमांड था, थर्ड स्टेट पीपुल का ऐसा डिमांड था। लेकिन इनके डिमांड को भी फुलफिल नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, इनके डिमांड को भी फुलफिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस मीटिंग को बॉयकॉट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं। पीपुल बॉयकॉटेड मीटिंग। पीपुल ने क्या किया, मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया और जा कर के ये लोग असेंबल्ड हो गए, गैदर्ड हो गए। कहाँ पे, असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट, असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट, जो कि समय था बच्चों 20 जून 1789।
ये लोग जा कर के टेनिस कोर्ट में गैदर्ड हो जाते हैं और यहाँ पर जा कर के ओथ लेते हैं, जिस ओथ को कहा जाता है बच्चों टेनिस कोर्ट ओथ। क्या कहा जाता है? टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, क्या ओथ लेते हैं आइए देखते हैं बच्चों। इन्होंने ओथ लिया, ओथ नंबर फर्स्ट, वी विल नॉट डिस्पर्स, we will not disperse until we frame the Constitution of France. Constitution of France, ये उन्होंने क्या लिया? ऐसा उन्होंने ओथ लिया। नंबर 2 ओथ क्या लिए बच्चों? डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। डिक्लेयर देमसेल्फ, क्या उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया? डिक्लेयर देमसेल्फ नेशनल असेंबली। उन्होंने खुद को ही क्या डिक्लेयर कर दिया बच्चों? नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे तब तक क्या हो रहती है बच्चों, ये सभी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन फ्रांस का जो सिचुएशन था और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है बच्चों? यहाँ देखेंगे, फ्रांस में एक सिचुएशन हो जाती है जिसका नाम है सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या नाम है इसका? सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये कैसा सिचुएशन है बच्चों कि इसको बोलते हैं, अगर डिफिनीशन आपको अगर पता होना चाहिए, अगर करना है तो बुक में भी दे रखा है। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इन डेंजर्ड सिचुएशन इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। और अगर फ्लो चार्ट में समझना है तो आप समझ सकते हैं कि 1715 का समय था। उस समय फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो 23 मिलियन पॉपुलेशन था। बट जब रेवोल्यूशन का समय था 1789, उस समय फ्रांस का पॉपुलेशन 28 मिलियन हो चुका था। तो इसमें आपने क्या देखा, यहाँ से यहाँ तक में आप देख रहे हो कि आउटकम क्या देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक आने में, कि जो फ्रांस का बच्चों पॉपुलेशन था वो क्या हो चुका था? इंक्रीज हो चुका था। बट फ्रांस में जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो फूड ग्रेन का डिमांड भी क्या हो जाएगा? फूड ग्रेन का जो डिमांड होगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, फूड ग्रेन्स की सप्लाई कम हो जाती है। क्या हो जाती है? फूड ग्रेन्स की सप्लाई कम हो जाती है। डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। जब सप्लाई कम होगी तो फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी में क्या पड़ गया था? ड्राउट पड़ गया था। समझे? ड्राउट पड़ जाने के कारण और भी ज़्यादा क्या हो गए, फसल जो थी फूड ग्रेन्स बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन है जहाँ पे बेसिक लिवलीहुड्स की सिचुएशन, बेसिक जो लिवलीहुड्स है बच्चों वो डेंजर्ड सिचुएशन में हैं। और इस तरह के सिचुएशन को ही क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है ना? देखिए अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का मीनिंग समझा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। इसमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में 3 तरह के सिचुएशन पढ़ने हैं, जिसमें मैंने प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन सिचुएशन बताई है और उसके बाद मैंने सोसाइटी ऑफ फ्रांस बताया है। ठीक है, टैक्सेस के बारे में आपको बताया गया है।
टैक्सेस कैसे बुलाई जाती थी, पावर किसके पास था, ये मैंने बताया है आपको। 14 जुलाई 1789 के दिन कैसे क्या इंसिडेंट हुआ वो मैंने बताया है। लुई 16 के बारे में मैंने बताया है। टैक्सेस इम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो मैंने इस वीडियो में बताया है बच्चों। कैसे उन्होंने मीटिंग को बॉयकॉट किया और टेनिस कोर्ट में जा कर के उन्हें क्या क्या शपथ लिया वो चीज़ें मैंने बताया है आपको। टेनिस कोर्ट ओथ मैंने बता दिया आपको। और उस समय सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी जहाँ पे बेसिक लिवलीहुड इंडेंजर्ड सिचुएशन में था, जिसको हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते थे, उसको मैंने बताया है। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहेगी आज के लिए, और पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन आज यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग 1 से 2 बार इस पूरे वीडियो को देखो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल मैंने फ्लो चार्ट में आपको बताया है, एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Okay.